आज जो हम पोएम देख रहे हैं उसका नाम है एनिमल्स एंड एनिमल्स इज़ रिटन बाय वॉल्ट वाइटमैन। ये क्लास 10th की पोएम है टर्म 2 के सिलेबस की। ना ये जो पोएम है एनिमल्स, इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में भी बात हो रही है। जो वॉल्ट वाइटमैन है वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ, नेचर, कैरेक्टर्स एनिमल्स की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्ट वाइटमैन, एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रीड फ्री लाइफ जीते हैं और ह्यूमंस जो होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में ग्रीडी हो जाते हैं। जेलसी वाली फीलिंग उनको आ जाती है जिसकी वजह से वो कभी भी हैप्पी नहीं हो पाते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्ट वाइटमैन, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में जो कंपैरिजन है वो ये है कि एनिमल्स कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, वो हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ जीते हैं, वो अपने रिलेशंस के साथ ऑनेस्ट रहते हैं। वहीं वॉल्ट वाइटमैन कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा दुख मनाते रहते हैं कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपनी क्लास के साथ कंपेयर करते हैं, इकोनॉमिकली डिससेटिस्फाइड रहते हैं, लग्जरीज़ के पीछे भागते रहते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इन सब चीज़ों को, वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ के लिए, वो हैप्पी रहने के लिए ज़्यादा सोचते हैं या वो अपने जितने भी एफ़र्ट्स करते हैं उससे वो अपने आप को हैप्पी रखते हैं। वही ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एफ़र्ट्स करते हैं लग्जरी थिंग्स को लेने के लिए और एक पर्टिकुलर क्लास में एंटर करने के लिए वो हमेशा फाइट करते रहते हैं। Now in first 4 lines the poet is saying that he always wanted to live in the world of animals. पोएट ये बोल रहे हैं कि वो हमेशा से एनिमल्स की दुनिया में ही रहना चाहते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि इस वर्ल्ड में जो एनिमल की जो वर्ल्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई फाइट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्लास में एंटर करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। इट्स लाइक वो जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से ग्रीड फ्री वर्ल्ड है। और वहाँ जब ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन वो करते हैं तो वो ये बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ ग्रीड एंड जेलिसी है। एंड दिस इज़ द अनदर रीज़न वाई वो जो है वो बहुत देर तक खड़े होकर एनिमल्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और हैप्पी फील कर सकते हैं। एंड इन दिस मैनर ही थिंक्स कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन्स, क्योंकि वो हमेशा काम रहते हैं, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं मदर नेचर के साथ, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं दूसरों के मैटर्स में, वो बस अपने काम से काम रखते हैं और वो कभी किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करते, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। नाउ देयर आर 2 वर्ड्स, प्लेसिड, द मीनिंग ऑफ प्लेसिड इज काम, पीसफुल, शांति से। देन द अनदर वर्ड इन दिस लाइन्स आर कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, जब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो वी कॉल्ड इट एज ए कंटेंट। अब अगर हम इस लाइंस में थोड़ा सा देखें कि इनमें कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुए हैं, तो लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो देयर इज़ एन एसोनेंस, यूज़ ऑफ वोवेल साउंड आई, एंड यू कैन सी इन दिस लाइन्स आई थिंक, आई लिव विथ एनिमल्स, रिपीटेशन। नाउ अनदर हमारा जो इसमें है वो है रिपीटेशन, यूज़ ऑफ वर्ड लॉन्ग, यू कैन सी दिस वर्ड इन लास्ट लाइन, लॉन्ग एंड लॉन्ग। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड इसमें जो लास्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ एनाफोरा। एनाफोरा में अगर आप देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ आई थिंक, आई स्टैंड, सो दिस आई इज़ अवर एनाफोरा। In this line, poet is again comparing animals' quality with humans, and इसमें वो बता रहे हैं कि एनिमल्स कभी भी ऐसे रोते नहीं हैं अगर वो कुछ चीज़ों को लॉस्ट कर देते हैं, वो एग्जैजरेट नहीं करते हैं, रात में उठ के वो अपने आप को दुखी नहीं करते हैं। इट्स लाइक वो कभी भी अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए या अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए वो रिग्रेट इतना नहीं करते हैं कि वो खुद को टॉर्चर करने लगे। उनका एक्सेप्टेंस जो होता है लाइफ को लेके वो बहुत इजी गोइंग होता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। और ये बहुत इरिटेटिंग बात है जो पोएट को लगती है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं क्योंकि वो अपनी रॉन्ग डूइंग्स को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं या वो अपनी अचीवमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई रिलीजियस एक्टिविटी करी है या किसी के साथ कोई चैरिटी करा है या कुछ गुड डीड करी है तो उसको बहुत ज़्यादा वो जो है वो लोगों के सामने शेयर करेंगे अपनी, ताकि उनकी बढ़ाई हो सके, पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग देम। और ये सब पोएट को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। और यही फिर पोएट को लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो डिससेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ को लेके।
और ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा हर चीज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई एनिमल्स आर मोर हैप्पी, दे स्टे हैप्पी वॉट एवर दे हैव, बट ह्यूमन जो होते हैं वो हमेशा उस चीज़ की वजह से डिससेटिस्फाइड रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और इसीलिए वो वर्ल्डली थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं, लग्जरीज़ के पीछे भागते रहते हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो एनिमल्स जो होते हैं वो इस तरीके से कोई काम नहीं करते हैं, दे नेवर ट्राई टू पजेस थिंग्स of comfort or luxury. So this is like a basic difference between animals and humans, which is shown in this lines by our poet. Now word meanings. The first word is whine. The meaning is cry. जोर से रोना, उसको हम whine बोलते हैं. Second word जो इसमें है that is sins, wrong doing. अगर हम हिंदी में बोलें तो पाप, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ करने से हमें साथ बुरा हो सकता है. Now the third word is demented, mad or disturbed. इसके अलावा भी if you find any word, just let me know. I will tell you about the meaning of that word also. Now we will talk about literary devices or what we call poetic devices in the given lines. पहला अगर हम देखें तो दैट इज़ एनाफोरा. एनाफोरा जो हमारे रिपीटेड वर्ड्स होते हैं बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स. सो अगर हम इनमें देखें तो हमारे पास दे जो है वो रिपीट हुआ है डू नॉट के साथ. दे डू नॉट, अगर सेकेंड लाइन में भी आप देखेंगे तो दे डू नॉट, थर्ड लाइन में भी दे डू नॉट, तो ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में रिपीट हुआ है. तो हमारा पहला पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस जो है वो है एनाफोरा, दैट इज़ दे डू नॉट. सेकेंड अगर हम बात करें जो इसमें एक और है दैट इज़ मेटाफोर. अब मेटाफोर की अगर हम बात करें तो मेटाफोर जो होता है वो जब हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन क्वालिटीज़ को, तो यहाँ एनिमल्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कौन सी, जैसे क्राइज हो गया, कंप्लेन्स हो गया, इस तरीके से स्वेट हो गया, फिर अगर हम देखें तो वाइन हो गया. तो ये जो वर्ड्स हैं ये ह्यूमन क्वालिटीज़ के हैं जो हमने एनिमल्स के लिए यूज़ करें हैं. तो नाउ दिस इज़ मेटाफोर. नाउ इन दिस लाइन्स हम देखेंगे कि पोएट हमें बता रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हैं डिवोशन में, जैसे ह्यूमन बीइंग्स प्रे करते हैं या किसी इंसान के आगे झुकते हैं, या वो अपने कभी एंसेस्टर्स को भी बो डाउन नहीं करते हैं. अब उसका रीज़न उन्हें नहीं पता है, लेकिन वो इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस जो होते हैं वो हमेशा जो है वो हमेशा किसी न किसी के आगे झुकते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी को रिस्पेक्ट ज़्यादा दे रहे होते हैं. और वो एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे सोसाइटी में जो रिच ह्यूमंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और वहीं गरीब लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, उनको मिसबिहेव किया जाता है, उनको भगा दिया जाता है. लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि एनिमल्स की जो सोसाइटी है वहाँ पर दे नेवर डू सो. फर्दर ही एड्स कि एनिमल वर्ल्ड में हर कोई हैप्पी है और वो दूसरे एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं, इस बात को भी वो हाइड नहीं करते हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट होते हैं. अब वहीं अगर ह्यूमन बीइंग्स को देखें तो वो हमेशा अपने आप को या तो बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट या सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ ही प्रूव करने में लगे रहते हैं. इसके बाद वो ये बताते हैं कि वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके. उनके बहुत सारे फेसेस होते हैं, वो करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, लेकिन एनिमल्स कभी भी अपने आप को प्रिटेंड नहीं करते हैं किसी और के सामने. वो हमेशा रियलिटी को फेस करते हैं और वो उसमें हैप्पी हैं. लेकिन अगर हम ह्यूमंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे रियलिटी जो होती है वो एकदम ही ऑपोजिट होती है. यहीं से ये वाली बात पोएट जो है वो बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर ट्रू टूवर्ड्स शोइंग देयर रिलेशंस with other animals, and while humans are not that true towards their relationship or with other humans. Now we will see few word meanings. First one is kneel. Kneels मतलब होता है कि झुक जाना किसी के सामने प्रेयर करने के लिए या गर्दन झुका के, like that. देन सेकेंड वर्ड अगर हम इसमें देखें दैट इज़ एवेंस. एवेंस का मतलब होता है शो करना, किसी चीज़ को रिवील करना, किसी चीज़ को बताना. देन थर्ड वन इज़ पोजेशन. पोजेशन मीन्स ऑनरशिप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के लिए मालिकाना हक बताना. देन वी हैव टोकन्स. टोकन्स the qualities what we possess, what we have, like this. Now we will see the literary devices or poetic devices in these lines. There is one major poetic device here, that is metaphor. Again the comparison of human qualities. जैसे अगर हम बात करें इनर क्वालिटीज़ में, जैसे टोकन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो टोकन वर्ड जनरली ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ यूज़ होता है और यहाँ पर हमने उसको एनिमल्स के साथ कंपेयर करा है. तो दिस टोकन वर्ड इज़ हियर एज ए मेटाफॉर.
In last line, poet is asking a question to himself. Where his qualities gone? Innocence, kindness, truthfulness. Now these qualities, what he is observing in animals, he is asking a question, he is doing an introspection himself. ना वो खुद के बारे में सोच रहा है, वो खुद का एनालिसिस कर रहा है कि उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो कहाँ चली गई, क्योंकि गॉड ने तो उसको एज इट इज़ बनाया था, या जो भी वो सोच रहा है कि इवैल्यूएशन प्रोसेस की वजह से हम जो बॉर्न हुए हैं, हम सब में बॉर्न क्वालिटीज़ थी, इनोसेंस था, काइंडनेस थी, ट्रूथफुलनेस थी, जो सारी क्वालिटीज़ आज हमें एनिमल्स में देखने को मिल रही हैं। क्या मैंने कहीं उन्हें खो दिया केयरलेसली, या वो कभी मुझ में थी भी? नाउ ही इज़ आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब वो सोच रहा है कि उसकी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे चली गई। अब वो उन्हें वापस लेना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो कैसे उनको लेगा, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ अब उसको उन एनिमल्स में दिख रही हैं। ही वंडर्स कि कैसे ह्यूमन ने जो है वो गिव अप कर दिया इतनी अच्छी क्वालिटीज़ को, और वो पास ऑन हो गई हैं एनिमल्स के पास। नाउ वी विल सी देयर इज़ अ वर्ड इन दिस लाइन्स दैट इज़ निग्लिजेंटली। निग्लिजेंटली मतलब केयरलेसली, ध्यान नहीं रखना जब हम किसी चीज़ के लिए। तो देयर इज़ अ वर्ड इन दिस लाइन्स दैट इज़ निग्लिजेंटली, जिसका मीनिंग होता है केयरलेसली। इस लाइन में कोई इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस नहीं है हमारे पास। अब अगर हम बात करें इस पोएम की, जिसमें राइम स्कीम की बात करें, तो राइम स्कीम यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो पोएम है ये तब लिखी गई थी, वॉल्ट व्हाइटमैन ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया था, क्योंकि जब उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू करा था तब वर्ल्ड में, अमेरिका में एक ट्रेंड था कि सब लोग बहुत ज़्यादा लिरिकल लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा राइम थी हर चीज़, और बहुत ज़्यादा जो है उनकी पोएम्स में लास्ट वर्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा राइम हो रहे थे। लेकिन वॉल्ट व्हाइटमैन ने एक स्टेप लिया और उन्होंने इसको इस तरीके से लिखा कि इसमें कहीं कोई राइम स्कीम नहीं बन रही है। तो वी विल कंसिडर दिस पोएम एज ए फ्री वर्स, because he is the only one who broke the tradition of rhymed and metrical poetries, and he is famous for writing revolutionary new kind of poetries which was in free verse. And this poem is like taken from Song of Myself. ये एक जो लाइन्स हैं वो उस सॉन्ग्स में से ली गई हैं। Thank you. This is all about Animals poem which is written by Walt Whitman.